हेलो एवरीवन। इसके पिछले वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं ग्रीन्स थ्योरम क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे इवेलुएट करते हैं, उसको प्रूफ कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ हम सब पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में आज हम सब जानेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है स्टोक्स थ्योरम का उसका मतलब क्या है, और स्टोक्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम सब इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में बस हम सब स्टोक्स थ्योरम का जो फील है थोड़ा सा फील लेने का कोशिश करेंगे और इसका जो प्रूफ है अगले वीडियो में उसको हम सब कवर अप करेंगे, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम का जो प्रूफ होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसका मतलब क्या है। तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले लिखते हैं, इफ S be any open surface bounded by simple closed curve, सपोज करें उस कर्व को C बोल रहे हैं, एंड F वेक्टर इज इक्वल टू F1 I कैप F2 J कैप प्लस F3 K कैप बी एनी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन तब हम सब लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज्ड कर्व C इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर दैट ओपन सरफेस कर्ल ऑफ F डॉट एन कैप ds। ये है इसका स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम का। इसे समझते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर सपोज करें हमें कोई एक ओपन सरफेस गिवन है। ओपन सरफेस मतलब क्या, ऐसा सरफेस जो कोई वॉल्यूम को इनक्लोज नहीं कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कंसीडर करें एक क्यूब, तो ये क्यूब जो है वो सभी ओर से बंद है, मतलब कि ये कोई वॉल्यूम को इनक्लोज्ड कर सकता है। तो ऐसे सरफेस को हम सब बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। और ओपन सरफेस क्या हो गया, तो ओपन सरफेस जैसे कि हेमिस्फीयर हो गया, आप सब देख सकते हैं ये एक ओपन सरफेस है। अगर ये पूरा स्फीयर रहता तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस बोलते। तो आप सब गॉस लॉ अगर पढ़े होंगे क्लास 12th में, तो हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे गॉस लॉ के हेल्प से, तो उसमें हम सब क्लोज्ड सरफेस का यूज करते थे। ठीक है, जो कि सभी ओर से बंद होना चाहिए, कोई वॉल्यूम को इनक्लोज्ड करना चाहिए, वैसे सरफेस को बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। तो अगर कोई एक क्लोज्ड कर्व, अभी सरफेस का बात नहीं कर रहे हैं, क्लोज्ड कर्व का बात कर रहे हैं, तो सपोज करें कि ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो आप सब देख सकते हो कि ये जो क्लोज्ड कर्व है ये कोई रीजन को बाउंड कर रहा, एक एरिया को बाउंड कर रहा। ठीक है, बोल सकते हैं इसे एक ओपन सरफेस। ठीक है, ये कर्व एक ओपन सरफेस बना रहा है, और जरूरी नहीं है कि ये जो ओपन सरफेस है वो फ्लैट ही हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करें कि ये इस हाथ का जो बाउंड्री है, ठीक है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, अगर यहाँ पे हम बनाना चाहें तो समझने के लिए, ठीक है, सपोज करें ये जो हाथ है ये इसका क्या है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व से ये जो सरफेस है ये बना है। तो अभी तो ये फ्लैट दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड बना दें, अभी भी अगर ये कर्व्ड सरफेस बनेगा फिर भी इस जो सरफेस है इसका बाउंड्री तो यही रहने वाला है ना। कहने का मतलब क्या कि ये जो क्लोज्ड कर्व है वो कोई सरफेस अगर इनक्लोज्ड कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि वो क्लोज्ड कर्व फ्लैट ही हो, वो इंक्लाइंड भी हो सकता, कर्व्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हेमिस्फीयर, जैसे आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो हेमिस्फीयर के जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, वो इसी सिंपल क्लोज्ड कर्व से ही बाउंडेड है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि S जो है, सपोज करें कि कोई एक ओपन सरफेस है जो किसके द्वारा बाउंड किया गया हो, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व के द्वारा बाउंड किया गया हो। तो ऐसे सरफेस के लिए अभी हम सब ये थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम सब अभी ओपन सरफेस कौन सा कंसिडर करते हैं, हेमिस्फीयर। आप सब कोई सा भी
ओपन सरफेस को कंसिडर करके ये समझ सकते हो। हम सब पार्टिकुलरली इस केस के लिए भी हेमिस्फीयर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सपोज करें कि ये एक ओपन सरफेस गिवन है और इस ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस कैसे बना, तो ये जो क्लोज्ड कर्व बना, ये क्लोज्ड कर्व से ये ओपन सरफेस बाउंडेड है, ठीक है। और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन इस पूरे सरफेस में डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक। वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब ऐसा, जैसे अगर हम सब वेक्टर का बात करें, जनरली वेक्टर का बात करें, एग्जाम्पल के लिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो आप सब देख पा रहे होगे कि इसका जो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम सब कोई इस तरह का वेक्टर कंसीडर करें जो कि x y z का कुछ फंक्शन हो, सपोज करें वो x y i कैप प्लस y स्क्वायर z j कैप प्लस 4x y z, हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं k कैप, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सब कि इसका जो x कंपोनेंट है, इसका जो y कंपोनेंट है, इसका जो z कंपोनेंट है इस वेक्टर का, वो एक फंक्शन है x y z का। मतलब कि ये जो वेक्टर है इसका अलग अलग पॉइंट पे इस वेक्टर का वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं, इस तरह के वेक्टर को बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक। हाँ, तो इस तरह का जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो हमें गिवन है और वो वेक्टर इस पूरे सरफेस पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफाइंड है, ठीक। तो अभी इस सरफेस का सपोज करें ये छोटा सा एरिया एलिमेंट जिसका कि मैग्नीट्यूड ds है, इस सरफेस के लिए भी हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इस सरफेस के लिए हम लोग जो समझेंगे उसी को पूरे सरफेस के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो सपोज करें कि इस सरफेस पे वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन इस ओर है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज करें कि वो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका डायरेक्शन इस ओर है और इस पॉइंट पे इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर, परपेंडिकुलर, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो और इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसका डायरेक्शन लिखते हैं। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ds, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल में, ठीक है। इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर यानी कि ds वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है इसका हम सब कर्ल निकाल रहे हैं। सपोज करें कर्ल निकाल रहे हैं, कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर हम सब कर्ल निकालते हैं तो वो एक वेक्टर ही होता है, ठीक है। अगर आप सब डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पढ़े होंगे तो आप सबको ये पता होगा कि कोई सा भी अगर कोई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, कोई अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, अगर इसका हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो ये एक स्केलर होता है। और अगर हम सब उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर हम सब कर्ल निकालते हैं तो ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल निकालेंगे तो ये भी एक वेक्टर ही होगा। तो वेक्टर है तो कुछ इसका डायरेक्शन तो होगा ना। तो सपोज कर रहे हैं कि इस कर्ल ऑफ एफ का डायरेक्शन इस ओर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो कर्ल ऑफ एफ है इसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं इस एरिया वेक्टर की ओर। तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, तो उसका कंपोनेंट यहां पे लिखते हैं। क्या कर रहे हैं हम सब, ये जो कर्ल ऑफ एफ है इसका हम सब कंपोनेंट निकाल रहे हैं एरिया वेक्टर की ओर, यानी कि इसे एरिया वेक्टर से क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर का जिस और कंपोनेंट निकालना रहता है उससे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक। तो अगर कर्ल ऑफ एफ का हमें कंपोनेंट चाहिए इस एरिया वेक्टर की ओर तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा विथ ds वेक्टर। और इसी तरह अभी हम सब इस छोटे से सरफेस के लिए किए है ना, इसी तरह इस पूरे सरफेस को इसी तरह स्मॉल स्मॉल एरिया में हम सब डिवाइड कर चुके हैं। और हर एक जो एरिया एलिमेंट है उसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके साथ इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा इस पे ये जो कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे इसका कंपोनेंट ले करके पूरे सरफेस के लिए जोड़ देते हैं। मतलब कि डबल इंटीग्रेशन करके पूरे सरफेस के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाता है इस कर्व के एलोंग उस वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो अगर वही वेक्टर हर जगह पे डिफाइन है ना, ठीक। तो इस वेक्टर का अगर इस क्लोज्ड कर्व के एलोंग जो सरफेस बाउंड किया है ये कर्व, इसी कर्व के एलोंग हम सब क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं उस वेक्टर का। तो ये दोनों इक्वल होता है, ऐसा कहना है स्टोक्स जो मैथमेटिशियन थे उनका। इसी को स्टोक्स थ्योरम भी बोल रहे हैं। और यहाँ पे किसके एलोंग कर रहे हैं, तो इस क्लोज्ड कर्व के एलोंग कर रहे हैं,
आप सब ध्यान दे पा रहे हो कि यहाँ पे हम सब ने सर्कल नहीं लगाया, उसका वजह ये है कि ये एक ओपन सरफेस है। अगर ये क्लोज्ड सरफेस रहता ना तो यहाँ पे हम सब यहाँ भी सर्कल लगाते, क्योंकि ये जो कर्व है ये पूरा क्लोज्ड है, इसीलिए यहाँ पे सर्कल हम सब लगाए हैं। तो ये तो हुआ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका मतलब कि मतलब ये बोल क्या रहा है कि हाँ ठीक है, कोई सरफेस गिवन है जो कि ओपन सरफेस होगा, और वो कैसे बाउंड होगा, तो वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड होगा, और इसके हर एक पॉइंट पे ये पूरा सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट के हर एक पॉइंट के लिए, यानी कि हर एक सरफेस के लिए उस पॉइंट पे कर्ल ऑफ एफ निकाले हैं, और उस पॉइंट का जो एरिया वेक्टर है उधर उस कर्ल ऑफ एफ का कंपोनेंट निकाल के पूरे सरफेस पे जोड़ दिए, तो ये इक्वल होता है इस कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन के। ठीक है, ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे कैसे, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, एक थोड़ा सा फील क्या होता है, ठीक है, वो हम सभी से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आइए इसको जानते हैं। तो इसके लिए आप सबको कुछ बहुत इंटीग्रेशन का जो मीन वैल्यू थ्योरम होता है ना, तो वो सबको आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप सब देखते रहो, ठीक है, थोड़ा सा उस पर नहीं जा करके उसका थोड़ा रफली आइडिया लेके हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे जो कर्ल ऑफ एफ है ना, इसका जो कंपोनेंट है एरिया वेक्टर की ओर, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एन कैप इंटू डीएस। ठीक है, तो ये जो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप है ना, इसका थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको समझने का कोशिश थोड़ा सा करते हैं इसी थ्योरम का यूज करके। थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो सकता है, तो आपका थोड़ा समझने का कोशिश करना पेशेंस रख के, ठीक है। तो सपोज करें कि हमें कोई एक एरिया गिवन है, अभी हम सब कोई सा भी सिंपल सा एरिया ले रहे हैं, सपोज करें इस टाइप का कोई एरिया गिवन है, मतलब कि ये बाउंड्री से मिल करके ये एरिया बना होगा। इसके अंदर में हम सब एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, आप सबको थोड़ा नजर आ जाए इसके लिए, और इसको हम सब बोल रहे हैं डेल्टा एस। ये छोटा जो सरफेस है ना, उसको डेल्टा एस बोल रहे हैं, और इस डेल्टा एस ये जो सरफेस है ये इस बाउंड्री से होकर के बना है, और ये जो बाउंड्री बना है, ये जो कर्व बना है, इसे थोड़ा देर के लिए हम सब सी डैश बोल रहे हैं, और ये जो बड़ा कर्व, बड़ा वाला कर्व है ये, इसको हम सी बोल रहे हैं। इस छोटे सरफेस का ही बात करेंगे अभी, ठीक है। इस पे एक पॉइंट हम सब कंसिडर करते हैं, पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है वो इस सरफेस के अंदर में कहीं पे होगा, ये बाउंड्री पे ना होकर के अंदर में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम सब स्टोक्स थ्योरम लिखना चाहें, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है लाइन इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व सी, और ये सी क्लोज्ड कर्व क्या होता है, तो जिस सरफेस पे बात करें उस सरफेस जो कर्व से बना है उस कर्व के लोग इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर दैट ओपन सरफेस कर्ल ऑफ एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। ये होता है स्टोक्स थ्योरम। अभी हम सब स्टोक्स थ्योरम इसके लिए लिख के देखते हैं, ठीक है। ये छोटा जो डेल्टा एस सरफेस है ना उसके लिए, तो क्या लिख सकते हैं, हम सब लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन ओवर कौन सा कर्व, तो ये सी डैश कर्व, क्योंकि अभी इसी के लिए लिख रहे हैं ना, तो उस कर्व के लोग सपोज करें कोई वेक्टर जो है एफ वेक्टर, वही वेक्टर इस पूरे सरफेस पे डिफाइन है, तो इसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस डेल्टा एस, क्योंकि अभी इसी सरफेस के लिए हम सब स्टोक्स थ्योरम को लिख रहे हैं। इसे लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ, अगर वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइन है वहां पे, डॉट एन कैप इंटू डी एस, अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर सपोज करें इस ओर है, जिसका कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप है और इसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एस है, तो उसका ये रहा डायरेक्शन, ठीक है। और जो एफ वेक्टर डिफाइन है उसका डायरेक्शन कर्ल ऑफ एफ का इस ओर है, ठीक है। हाँ, तब यहाँ पे आते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको पलट के लिखते हैं इधर, तो डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू
लाइन इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज्ड कर्व सी डैश, क्योंकि बार बार आप सबको बता रहे हैं क्योंकि ये यही कर्व के लिए निकाल रहे हैं, अभी इस बड़े सरफेस के लिए नहीं। ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर। अब यहाँ से आप सब देख सकते हो कि ये जो कर्ल ऑफ एफ है ये एक वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर हम सब कर्ल निकालते हैं तो वो एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। और ये जो एन कैप है ये भी एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये एक स्केलर ही मिलेगा, या तो स्केलर मिलेगा या तो स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलेगा। स्केलर पॉइंट फंक्शन मतलब क्या? ऐसा पॉइंट फंक्शन जो मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे उसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सब बात करें एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर हम सब एज्यूम कर रहे हैं वो है एक्स आई कैप प्लस जेड जे कैप। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो आप सब देख पा रहे होगे कि ये एक स्केलर तो है लेकिन स्केलर पॉइंट फंक्शन है, अलग अलग पॉइंट्स पे इसका वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो कर्ल ऑफ एफ है इसको डॉट कर प्रोडक्ट कर रहे हैं उस नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक इस तरह का स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम सब, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो अगर इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालना चाहें तो इसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होगा? उसका एवरेज्ड वैल्यू करके हम सभी से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर में क्या बच जाएगा? क्योंकि डेल्टा एस सरफेस के लिए यहाँ पे छूट गया था, इंटू डी एस इज इक्वल टू इसे समझते हैं। ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन था इसे जब भी हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन के, तो ऐसा एवरेज्ड वैल्यू बन के बाहर निकलता है जिसको कि ऐसा बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्चुअली में इंटीग्रेशन का मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। तो आप सब जब रियल एनालिसिस पढ़ोगे इंटीग्रेशन के लिए भी मीन वैल्यू थ्योरम होता है, तो अभी उसके डिटेल में नहीं जान रहे हैं। अभी आप सब रफली ये समझो कि हाँ ठीक है कि अगर जब इसे ऐसा कुछ कंपोनेंट हो किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, उसे जब बाहर निकाल रहे हैं तो ये एवरेज्ड वैल्यू निकल रहा है। इसका थोड़ा सा और मतलब समझें कि ये एक तरह का स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर इस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप का वैल्यू इस पॉइंट पे निकाले तो उसका कुछ अलग वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे निकाले तो उसका कुछ अलग वैल्यू होगा। इस सरफेस के अंदर हर एक पॉइंट के लिए ये जो वैल्यू होगा उसका कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप का उसका अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसका एवरेज्ड वैल्यू करके बाहर निकाले हैं। मतलब सपोज करें कि हर एक पॉइंट पे कैलकुलेट किए तो उसका वैल्यू कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे कुछ आया, तो कहीं पे उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा और कहीं पे एकदम मिनिमम होगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों के बीच के अंदर में कोई वैल्यू होगा ना, उस वैल्यू को हम सब बोल रहे हैं कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप का बार, ठीक है। तो इसे हम सब क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप, और आप सब देख सकते हैं ds है और इसको पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन करना है। इस पूरे सरफेस में सपोज करें ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है ये ds है, और इसी तरह छोटा छोटा एलिमेंट को ds लेके पूरे सरफेस पे ऐड किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा यही सरफेस का मैग्नीट्यूड, यानी कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। और यहाँ पे हाँ बार होगा। अगर ये डेल्टा एस को हम सब इधर लिख डालें, ठीक है, ये तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो कर्ल ऑफ एफ होगा उसका डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ उसका जो एवरेज्ड वैल्यू होगा, तो ये क्या होगा? तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इस सरफेस के अंदर में जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा उसके बीच का कोई वैल्यू ये रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमको इस पूरे सरफेस पे नहीं चाहिए, हमें इस पार्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए कि ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो हम सबको क्या करना पड़ेगा? हम सबको इस मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेंज है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो उसको कम कर सकते हैं इस डेल्टा एस को छोटा करके, इतना श्रिंक कर दें कि वो पी पॉइंट बन जाए। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन देंगे कि उसके लिए जो डेल्टा एस है वो
टेंडिंग टू जीरो टाइप का हो, ठीक है। जब ऐसा होगा तब हम सब इस बार को हटा सकते हैं, तब ये एवरेज्ड वैल्यू नहीं रह करके इसी पॉइंट पे कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप का वैल्यू होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आया हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम सब कर्ल ऑफ एफ निकाल रहे हैं और उसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस नॉर्मल वेक्टर की ओर में, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है। अभी समझेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन हमको सबसे पहले ये समझना था कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर कर्ल निकालते हैं और उसका कंपोनेंट निकालते हैं नॉर्मल वेक्टर की ओर, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और इसका यूज हम सब कर्ल को डिफाइन करने के लिए भी कभी कभी करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अलावा बहुत सारा कोऑर्डिनेट्स होता है, उस पर अगर हम सब इस कर्ल का डिफिनेशन इस तरह से यूज करें तो थोड़ा सा ईजी होता है हम सबको उस पर काम करना, ठीक है। तो अगर हम सब कर्ल ऑफ एफ निकालना चाहें इसी से, तो क्या कर सकते हैं, तो दोनों साइड से अगर हम सब एन कैप से डॉट प्रोडक्ट करें, इधर भी एन कैप से डॉट प्रोडक्ट कर दें और उधर भी, तो क्या होगा, तो ये कर्ल ऑफ एफ का डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब कि ये जो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सब अभी इसे एज्यूम नहीं कर रहे, अभी हमको इसी से काम है, ठीक। हाँ, तो अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन हम सब निकालें इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम को पढ़ने के लिए अभी इसी का हम सब यूज करेंगे, उसको फील लेने के लिए, उसके इक्वेशन को समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम सब ध्यान दे रहे होंगे आप सब कि ये जो कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप है इसका वैल्यू हम सब निकाल रखे हैं। अभी इसका बस मतलब थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं। हाँ, तो आप सबको याद हो, अगर सपोज करें कि कोई एक रीजन है, ठीक है, कोई एक रीजन है जिसपे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सपोज करें कोई वाटर है जो कि रिवर से ऐसा, मतलब इतना पतला रिवर है, इसका विड्थ है, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। इसमें अगर हम छोटा सा एरिया, छोटा सा अगर सर्कल कंसिडर करें, क्लोज्ड कर्व कंसिडर करें, और सपोज करें कि वो जो वाटर है उसका वेलोसिटी को v बोल रहे हैं, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है सपोज कर रहे हैं। तो अगर इस वेक्टर का हम सब लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं इस पूरे क्लोज्ड कर्व के लॉन्ग, ठीक है, v डॉट डी आर करते हैं, ठीक। तो ये क्या बताता है, ये बताता है सर्कुलेशन, कि इस ये जो रीजन बना इस रीजन पे कितना सर्कुलेट हो रहा है। अगर वाटर है तो वाटर कितना सर्कुलेट हो रहा है, अगर कोई फ्लूइड है तो फ्लूइड कितना सर्कुलेट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है ये क्लोज्ड कर्व, किसी भी क्लोज्ड कर्व के लॉन्ग उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन। तो ये क्या शो कर रहा है, ये वही शो कर रहा है, ठीक, कि अगर सपोज करें कोई एक अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटोस्टैटिक्स का बात करें या फिर मैग्नेटिक जो भी मैग्नेटोडायनेमिक्स है, ठीक है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। और अगर एरोडायनेमिक्स का बात करें तो कोई फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम सब एक्चुअली में स्टोक्स थ्योरम का यूज भी होता है फ्लूइड डायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो अभी सपोज कर रहे हैं कि कोई एक फ्लूइड है या फिर कोई ऐसा सर्कुलेट होने वाला कोई क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे कर्ल ऑफ एफ का एन कैप निकालें तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि छोटे से सरफेस में कितना सर्कुलेट हो रहा है कोई क्वांटिटी। कहने का मतलब कि अगर हम इस पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, कर्ल ऑफ एफ निकाल रहे हैं डॉट एन कैप, ये क्वांटिटी इस पॉइंट पे क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पे सर्कुलेट कितना हो रहा है कोई फ्लूइड, वो बताता है, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टोक्स थ्योरम में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे स्टोक्स थ्योरम क्या था, तो ये था अगर इसमें से इसका वैल्यू हम सब पुट कर दें, इसका वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू पुट अप कर सकते हैं ये पूरा चीज, लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो, सर्कुलेशन ओवर दैट क्लोज्ड कर्व, छोटा सा जो मान रखे थे, ये होगा एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इंटू डी एस, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। और इधर क्या है, यह है लाइन इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज्ड कर्व एफ डॉट डी आर। अब समझे ये क्या बता रहा है
ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का कितना सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी फ्लूइड या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कोई फ्लूइड का वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी का इस पॉइंट पे सर्कुलेशन कितना हो रहा है ये बता रहा है ये चीज। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इसके हर एक पॉइंट पे निकालेंगे, तो वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा कि इस पॉइंट पे कितना सर्कुलेशन हो रहा है, इस पॉइंट पे कितना सर्कुलेशन हो रहा है, इस पॉइंट पे कितना सर्कुलेशन हो रहा है, हर एक पॉइंट पे कितना सर्कुलेशन हो रहा है, वो हम सबको बता रहा है ये कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप। और अगर सभी को पूरे सरफेस में जोड़ दें, आप सब देख सकते हो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे सरफेस में, तो हर एक सर्कुलेशन को जोड़ करके इस पूरे क्लोज्ड कर्व के एलोंग ही तो सर्कुलेशन होगा, ये बता रहा है ये स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया हो, अगर नहीं तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे सपोज करें ये कोई एक सरफेस है जिसका ये एक बाउंड्री है। ठीक है, और इसे हम सब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हम सब इसे डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से। तो अगर हम सब इस सरफेस में सर्कुलेशन निकालें तो वो क्या होगा? सपोज करें वो इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में भी सर्कुलेशन निकाल रहे हैं, तो ये होगा इस तरह से। तो आप सब देख सकते हो ये कैंसल आउट हो गया, और ये कैंसल आउट होकर के इस कर्व के लोग निकला। ठीक है, पहले क्या था, इस दोनों रीजन के लिए हम सब सर्कुलेशन निकालें तो वो ज्वाइंट होके इस पूरे कर्व के लिए सर्कुलेशन निकला। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको फिर इसको इस रीजन के लिए अगर सर्कुलेशन निकाले तो आप सब देख सकते हो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक एरो इधर है, एक एरो इधर था और एक एरो इधर था, तो दोनों आपस में क्या करेगा? कैंसिल करके ये कर्व के लोग हो रहा है। इसी तरह अगर हम सब इस कर्व के लोग अगर हम सब सर्कुलेशन निकाले तो वो होगा इस ओर, फिर इस ओर, फिर इस ओर, फिर इस ओर। तो आप सब देख सकते हो फिर से ये चीज़ कैंसिल हो जा रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों कैंसिल हो जा रहा है। तो आप सब देख रहे हो पूरा कर्व के लोग आ रहा है। ठीक है, तो अंदर में इसी तरह छोटा छोटा जितना भी सरफेस है, हेमिस्फीयर हम लोग लिए थे ना, इसको अगर हम सब छोटे छोटे एलिमेंट हम सब डिवाइड कर चुके हैं, अगर हम इस रीजन पे अगर सर्कुलेशन निकालें और इस रीजन की में अगर सर्कुलेशन निकालें तो ये वाला जो बीच में आ रहा है ना, ये दोनों कैंसिल करके इस पूरे रीजन के लिए सर्कुलेशन बन जाएगा, इस रीजन बाउंड्री के लिए सर्कुलेशन बन जाएगा। सिमिलरली हर एक पॉइंट पर अगर हम सर्कुलेशन निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो ये पूरा क्लोज्ड कर्व के अलोंग जो भी सर्कुलेशन होगा उसका वैल्यू हम सबको मिलेगा। ठीक है, तो यही था फिजिकल सिग्निफिकेंस स्टोक्स थ्योरम का। थोड़ा सा मतलब हम सबको पहले ही समझना था। इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ हम सब इसके अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है।